वेलकम इन दीक्षांश एडुटेक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है दीक्षांश एडुटेक के प्लेटफॉर्म पर। संतोष सर के साथ आज उमा की डायरी जो कक्षा 6 वर्ग 6 का पाठ है, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे तथा इसके अंतर्गत जो आने वाले अधिगम संप्राप्ति है उसे ग्रहण करेंगे। पहले तो छात्रों पार्ट 1 में जो हम लोगों ने पढ़ा उसका एक रिकैप आप लोगों को दे रहे हैं, एक रिवीजन दे रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले उमा की डायरी में 17 मार्च को उसने डायरी में लिखा, दूसरा पत्र डायरी में 25 मार्च को और तीसरा पत्र 28 मार्च को लिखा है। इन पत्रों के माध्यम से जो डायरी में वो लिख रही है वह इसलिए लिख रही है कि जिस बातों को वो बोल नहीं पाती, जिन बातों को किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाती, उन बातों को वह डायरी में लिखा करती है। वह माँ से डांट सुनती है। उसके भैया रविदा हैं और कुल मिला के 3 आदमी का परिवार है। पिता नहीं है, पिता की मृत्यु हो गई है। पिता की मृत्यु के बाद रविदा को कोई डांटने बोलने वाला भी नहीं है। हर काम को उमा से ही करने के लिए कहा जाता है। घर में मम्मी भी अगर उमा मना भी करती है तो उसे डांट सुनना ही पड़ता है। उमा दरवाजा बंद करना, फ्रिज में सब्जी रखना जैसे घर के सारे तमाम काम करती है। बावजूद इसके भैया 13 वर्ष के हैं और उमा 11 वर्ष की है, रविदा 13 के हैं। 13 वर्ष के होने के बावजूद भी वह अपना भोजन निकाल के स्वयं से नहीं कर पाते, जबकि उमा उनको भोजन देने के साथ साथ भोजन बनाना तथा घर के अन्य कार्यों को भी करती है। अब आइए हम देखते हैं इस पार्ट में क्या होता है। उमा का परीक्षा सामने आ रहा है, उसे गणित की परीक्षा में अपना प्रैक्टिस करना है, फिर भी वह कर नहीं पा रही है क्योंकि उसके पास समय का अभाव हो जाता है। जबकि रविदा क्रिकेट खेलते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। बावजूद इसके उमा को ही डांट सुननी पड़ती है, इसलिए उमा का मन सदैव दुखी रहता है और अस्त व्यस्त जिंदगी को देख करके वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर मेरा क्या होगा। आगे देखते हैं इस पार्ट में। अगला पत्र उसने अपनी डायरी को संबोधित करते हुए डायरी में लिखा 3 अप्रैल को। कुल 5 पत्र उमा के द्वारा लिखे गए इस पाठ में संकलित किए गए हैं, जिससे हमें डायरी की महत्ता के बारे में समझ में आता है और उमा के जीवन में चूंकि वह एक लड़की है, क्या क्या घटित हो रही है यह बातें दर्शित होती है। निसंदेह आज हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था हो चुकी है, ऐसी विधियां बनाई गई है जिसमें लड़के और लड़की के बीच लैंगिक मतभेद को दूर किया गया है। परंतु ये जिस समय यह घटनाक्रम को लिखा गया है उस समय ऐसी स्थितियां नहीं थी या कमतर थी। आज बेहतर हुई हैं और निसंदेह अग्रसर होते हुए हमारे देश में यह बेहतर होते ही जाएगा, क्योंकि अब तो लड़कियां प्रत्येक पद पर पदासीन होकर देश के सेवा में अपनी अग्रणी भूमिका निभाती है। पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ जाती है। हेलीकॉप्टर, मोबाइल तो दूर की बात है, हेलीकॉप्टर मिसाइलें छोड़ती हैं। अब तो बॉर्डर पर जा कर के देश रक्षा के लिए बीएसएफ की जवान भी बनती है। आइए देखते हैं इसमें क्या अपनी मन की व्यथा को किस तरह से प्रकट करती है उमा। प्रिय डायरी, डायरी को संबोधित करती है। प्रिय डायरी, आज मैं बहुत खुश हूं। वह अपने दुखों को तो लिखती है, खुशियों को भी छोड़ती नहीं, लिखती है। कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। कनिका मैडम ने मुझे नृत्य नाटिका के लिए
उसके स्कूल की एक मैडम है, कनिका मैडम। आप लोगों के भी विद्यालय में ऐसे मैडम होंगी जो आप लोगों को नृत्य के लिए, गाना के लिए, अन्य प्रोग्रामों के लिए आप लोगों को प्रोत्साहित करती होंगी, चयन करती होंगी और किसको कौन सी भूमिका देनी चाहिए यह बताती होंगी। वहाँ कनिका मैडम ने मुझे नृत्य नाटिका के लिए चुन लिया है। नृत्य नाटिका अर्थात नृत्य करना है और नाटक भी करना है। नृत्य और नाटक दोनों साथ साथ है। मुझे इसमें यशोधरा की भूमिका, मुख्य भूमिका दी गई है। यशोधरा कौन थी? यशोधरा, यशोधरा की मुख्य भूमिका हम विद्यालय में अपने किसी ऐतिहासिक घटनाक्रम को या फिर समसामयिक घटनाक्रम को दर्शाते हैं अपने मंच के द्वारा, और दर्शा करके समाज में एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा संदेश भेजने की कोशिश करते हैं जिससे समाज में सुधार का प्रयास हो। ऐसे ही में एक विषय वस्तु उठाया गया है उनके विद्यालय में, कनिका मैडम जिसका संचालन कर रही हैं, और उन्होंने चयन किया है उमा का यशोधरा की भूमिका के लिए। यशोधरा गौतम बुद्ध, जब सिद्धार्थ उनका नाम था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, वह राजघराने से थे, राज परिवार से थे, परंतु गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ को राज परिवार से कोई भी मोह माया नहीं था। उन्हें तो ज्ञान की प्राप्ति करनी थी, अतः वह घर छोड़ करके जाना चाहते थे, परंतु उनकी शादी हो चुकी थी। यशोधरा उनकी पत्नी थी तथा उनका एक बेटा भी था। यशोधरा बार बार उनसे कहती है कि आखिर इस बच्चे की क्या गलती है, इससे इसके पिता का साया क्यों छीन रहे हो। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा पति जो था वो सिद्धार्थ था, ये जो दिख रहा है यह सिद्धार्थ नहीं, गौतम बुद्ध है। इसका कोई पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, घर संसार नहीं, यह त्याग संन्यास ग्रहण कर रहा है। ऐसी बातों को वर्णित करते हुए, ऐसी बातों को लेकर के एक नाटक रचने के लिए कनिका मैडम द्वारा तैयार किया गया है अपने स्कूल के अपने विद्यार्थियों द्वारा। उसमें इनका चयन यशोधरा के लिए मुख्य भूमिका में दी गई है। मैंने माँ को बताया, उमा कहती है कि मैंने, डायरी से कहती है कि मैंने माँ को बताया, माँ ने गौतम बुद्ध के बारे में बताया। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और 5 साल के पुत्र राहुल को त्याग कर संन्यास ले लिया था। त्याग कर संन्यास ले लिया था। देखिए, एक तो पहले ही से उमा के मन में ऐसा विष व्याप्त है कि मैं लड़की हूं, इसलिए माँ मुझे सदैव घर के कामों में व्यस्त करना चाहती है, जबकि भैया लड़का है इसलिए उनको नहीं करना चाहती है। ऐसी स्थिति में जब उसे यशोधरा का मिलता है भूमिका और वह माँ को बताती है, तो माँ कहती है कि गौतम बुद्ध, यशोधरा उनकी पत्नी थी और 5 साल के बच्चे राहुल को छोड़कर, त्याग कर और संन्यास ग्रहण कर लिए थे। तब उमा के मन में एक विचार उत्पन्न होता है। मैंने माँ से पूछा, माँ यदि यशोधरा ने अपना घर बार त्याग कर संन्यास ले लिया होता तो? अर्थात गौतम बुद्ध तो संन्यास ले लिए थे, यदि यशोधरा ऐसा करती, वह भी घर परिवार को छोड़ देती अपने और वो संन्यास ले लेती, तो क्या कहता आपका समाज? क्या समाज उसे शांत रहने देता? इस प्रश्न के जवाब में मां ने कहा, मेरा प्रश्न सुनकर मां झुंझला गई और कहने लगी, यह कैसा बेतुका प्रश्न है। अर्थात पुरुषों के लिए सही है, महिलाओं के लिए नहीं है, यह बेतुका प्रश्न है। यह बात घर कर रहा था उमा के हृदय के किसी कोने में, जो ज्वालामुखी की भांति फल फूल रहा था। निसंदेह ऐसे फल फूलने पर ही एक दिन विस्फोट होता है। उमा फिर बोली, अपने मन में सोची कि अच्छा छोड़ो, हर बात को छोड़ने की आदत बनते जाती है बच्चियों का बचपन से ही, क्योंकि
उसे बार बार, वह अधिक बुद्धिमान होती हैं, अधिक बुद्धिजीवी होती हैं। मुझे क्या, मुझे अपने संवाद याद करने हैं। अर्थात संवाद याद करना है, सिर्फ नाटक खेलना है, जीवन में अपने थोड़ी ना उसको उतारना है। यह सोच करके उमा अपने बात को विराम देती है और मम्मी से इस बारे में बात करना बंद कर देती है। अगला पत्र वह डायरी में अपना लिखती है 4 अप्रैल 2000। 4 अप्रैल को जो लिख रही है वो लिख रही है कि आज तो कमाल हो गया, आज कुछ आश्चर्यजनक विस्मयकारी बात हुई है। आज तो कमाल हो गया, मां को आज दिन भर नानी के पास अस्पताल में रहना था। नानी बीमार थी और नानी को देखने के लिए अस्पताल जाना पड़ता था। मम्मी को अस्पताल में ही दिन भर रहना पड़ा और उसी दिन इसका प्रोग्राम भी था विद्यालय में, इसलिए उसे भी लेट होना था। उन्होंने सुबह ही मुझसे रविदा को दोपहर में चावल बनाकर खिलाने को कहा था, मगर मैं क्या करती। मुझे नृत्य नाटिका के अभ्यास के लिए छुट्टी के बाद स्कूल में ही रुकना पड़ा। कनिका मैडम ने स्कूल आने के बाद यह बात कही थी। अर्थात इसको पहले से पता नहीं था, रिहर्सल करना था जो स्कूल की छुट्टी होने के बाद करना था। अब ये दोपहर तक तो घर नहीं पहुंच पाएगी, भैया को खाना देगा कौन। मम्मी अस्पताल में अपनी मम्मी को देखने गई है, नानी को, और यह अटक गई अपने विद्यालय में क्योंकि इसे भी रिहर्सल करना था। मैडम, कनिका मैडम एक दिन पहले नहीं बताई थी, नहीं तो वो अपनी माँ से कहती। ये तो स्कूल आने के बाद पता चला था, अब भला कहे भी तो किससे और कैसे। मैंने घर पर रविदा को फोन कर दिया और वह वहाँ से मैडम के फ़ोन से या स्कूल विद्यालय के फ़ोन से वह रविदा को घर पर फ़ोन करके कह दी कि मुझे आने में लेट होगी, मैं आज नहीं आ पा रही हूँ, अब भैया खाएंगे क्या। घर आकर देखा तो रविदा रसोई में खड़े थे। कहाँ थे? रसोई में खड़े थे। बबुआ जी को कुछ आता नहीं तो रसोई में खड़े होके भी क्या कर रहे होंगे, तनिक सोचने वाली तो बात है। सारे डिब्बे अलमारियों से बाहर निकाले हुए, सब डिब्बा निकाल करके रख दिया था। एक कहावत कही जाती है, बंदर के हाथ नारियल। अर्थात जो जिस चीज के बारे में नहीं जानता है वो क्या करेगा, फोड़ डालेगा, काम खराब करेगा। वो सब कुछ था रसोई घर में, डब्बे निकाल निकाल के रखा था कि क्या बनाए, कुछ आए तब तो बनाए। रवि को तो कुछ आता नहीं था क्योंकि उसने तो बनाना सीखा नहीं था। उनके मुंह में भीगे हुए कच्चे चावल थे, चावल को भिगा के खाया, भूख लगी। एक भोजपुरी में कहावत कहा जाता है कि बकरी को भूख लगे लकड़ी चबइए, आदमी को भूख लगे अपने से कहिए। भूख लग गई थी रवि को, अब वो भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था तो चावल को भिगा के किसी तरह से खा रहा था। अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए, अपने भूख को शांत करने के लिए कितनी आवश्यक चीजें हैं अपने से कुछ बनाना सीखना। यह बात यहाँ सीख मिल रही है। उनकी हालत देखकर मुझे हंसी आ रही थी मगर चुप रही। उनकी ये हालत देख के उमा को हंसी आ रही थी। अरे क्या कर रहा है भैया, अरे भैया तो डब्बे सब निकाल के रख दिया है और चावल फाँक रहा है, कच्चा चावल, वो भी पानी में फुला के कि थोड़ा सा नरम हो जाए। हे भगवान, ऐसे भी कोई खाता है क्या? ये देख करके हंसी आ रही थी उमा को, लेकिन वह चुप रही। क्यों? क्योंकि भड़क जाते तो 2-3 धौल लगा ही देते। धौल शब्द का अर्थ होता है चपट, मार देना। 2-3 झापट तो घींच ही देते, क्योंकि एक तो भूखा आदमी, दूसरे में उसको खाना नहीं मिल रहा तो वो चावल फाँक रहा है, चावल चबा रहा है, तीसरे में उसके ऊपर जो हंसेगा क्या करेगा, मारेगा, क्योंकि वही सीखा है।
सीखा रहता तब तो बनाता, बना के खा लेता, किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। वो जो कहा था कि रसोई घर में के लफड़े में पचड़े में हमें नहीं पड़ना है, ये बात आज उसे जरूर समझ में आ रही होगी। जल्दी से बैग रखकर मैंने नमकीन चावल बनाए। क्या बनाई है? नमकीन चावल बनाए। टमाटर प्याज का सलाद तैयार किया। भैया मुझे चुपचाप देखते रहे और वो बेचारा भूखा प्राणी बैठ करके देख रहा था कि मेरी बहना, छोटी बहन स्कूल से अभी आई, थकी है, लेकिन उसको आराम नहीं चाहिए। वो हमारे लिए अभी बना रही है चावल, नमकीन चावल, नमक डाल करके चावल बनाना, मरगिलवा और सलाद काट रही थी, क्योंकि जल्दी से जल्दी उन्हें भोजन मुहैया करना था। मैंने उनके सामने खाना परोसा तो बोले, उमा मुझे भी थोड़ा बहुत खाना बनाना सिखा दे। आज समझ में आया, आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अर्थात आज उसे समझ में आया कि मुझे भी कुछ काम सीखना चाहिए, करना चाहिए। नहीं तो ये एक दिन की बात है, 2-4 दिन कहीं मम्मी और बेटी चली गई तो मेरा क्या होगा? सूख के तो लकड़ी भी हो जाएंगे हम। तो उनके सामने खाना परोसा तो बोले कि उमा मुझे भी थोड़ा बहुत खाना बनाना सिखा दे। आज तो मैं भूख के मारे मर ही गया होता। फ्रिज में भी कुछ नहीं था, बाजार से कुछ खरीद कर खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। मन तो हुआ कि कहूं आपको रसोई के बखेरों में पड़ने की क्या जरूरत है? आपकी खिदमत करने के लिए यह छोटी बहन तो है ही, मगर चुप रही। यह चुप रहने की कला जो बेटियों में होती है, निसंदेह बहुत ही अच्छी कला होती है। ये कभी कभी चुप रहकर काम बहुत बेहतर बनाती हैं, कभी चुप रहकर काम खराब भी करवाती हैं। ये बेटियां पापा की लाडली तो होती ही हैं, दुलारी होती ही हैं, लेकिन भैया की भी कम नहीं होती। भैया ने जब कहा इससे कि मुझे भी कुछ सिखा दो, तो उसने कहा, उसे बात याद आ गई कि बखेरों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ रसोई के, तो अब क्या हुआ? अब क्यों बखेरे में पढ़ना चाहते हो? बनाओ, जाओ अपने से देखो। एक दिन में ऐसी स्थिति हुई है कि भूख के मारे मर रहे थे, और मेरी क्या स्थिति हुई होगी जो स्कूल में पढ़ने के बाद रिहर्सल भी किया, रिहर्सल करने के बाद आते के संग ही मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया। मगर वह चुप रही। उनको पश्चाताप करते देख मेरा मन दुखी हो गया। और जब भाई को पश्चाताप हो रहा था कि यह मुझे भी चाहिए था कुछ बनाना सीख लेना, अगर बनाना सीखा होता तो आज मेरे साथ ये स्थिति नहीं होती, इस बात की पछतावा हो रहा था रवि को। यह देख करके वह दुखी हो गई, क्योंकि वह भाई का कष्ट उसे अच्छा नहीं लग रहा था देखना। इसलिए उमा चुप रही थी और दुखी भी थी। इसी 4 अप्रैल को वह और क्या आगे लिखती है, क्योंकि आज तो कमाल हो गया था। जो भाई किसी समय में कहा था कि मुझे किचन के, रसोई के बखेरों में नहीं पड़ना, वह आज स्वयं से कह रहा है कि हे बहना मुझे भी कुछ खाना बनाना सिखा देना। ये तो बिन बादल बरसात होने वाली बात हुई। यह तो एक आश्चर्यचकित करने वाली ही बात थी। जो भैया कभी किचन के लफेरे में, झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, वह स्वयं से बोल रहा था कि ये बहना बनाना सिखा दे। वहां पे उसने कहा, उमा ने, कि नहीं भैया, कल से मैं समय पर आकर खाना बना दूंगी। मगर वे जिद करने लगे, मुझे खाना बनाना सिखा दे, बस मैं कुछ और नहीं जानता। कल से तुम्हारा लेट होगा या नहीं होगा ठीक है, तुम जल्दी आ जाना, बना लेना, लेकिन मुझे सिखा दो। क्यों? एक दिन
की जो स्थिति हुई थी रविदा की, उसमें इतना संज्ञान उनको आ गया था। खाना खाने के बाद मैंने उन्हें दाल और चावल बनाने सिखाए। और क्या क्या सिखाई खाना बनाने? खाना खाने के बाद दाल और चावल। ध्यान दीजिएगा छात्रों, प्रश्नों में यही सब छोटे छोटे बातें पूछी जाती है कि जैसे खाना खाने के बाद उमा ने रविदा को क्या क्या बनाना सिखाया? ऑप्शन में होगा रोटी सब्जी, ऑमलेट, दाल चावल, सब्जी। ठीक क्या लगेगा? दाल चावल। इसी तरह से प्रत्येक लाइन में एक प्रश्न बन सकता है अगर कोशिश की जाए तो। इसलिए छात्रों प्रत्येक लाइन को इस तरह से समझना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, ताकि उसमें अब पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। जैसे पहला प्रश्न ये हो सकता है कि उमा की डायरी पाठ में सबसे पहला पत्र उमा ने किस दिन लिखा था? उत्तर ऑप्शन में रहेगा 3 मार्च, 25 मार्च, 28 मार्च, 3 अप्रैल या 4। इनमें से कोई नहीं। ऐसे भी ऑप्शन होते हैं। कुछ छात्रों ने अभी बगले झांकने शुरू कर दिए और कुछ छात्र कहने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, 17 मार्च इसका सही उत्तर है, 17 मार्च। और अंतिम पत्र 4 अप्रैल को लिखी है। उमा को किस दिन उसकी मम्मी द्वारा डांट सुननी पड़ी? डेट वहां काम करेगा। इसलिए प्रत्येक लाइन को अच्छे से समझें और याद करें ताकि हम प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दे सकें, है ना। दाल और चावल बनाने सिखाए। दाल पकाते समय मैंने कुकर में 2 आलू डाल दिए। दाल पकाते समय उमा ने कुकर में कितने आलू डाले? 2, 4, 5, 8। 2 आलू डाले। 2 आलू भी डाल दिए। उबले हुए आलूओं को छीलकर उस पर नमक, चाट मसाला और नींबू का रस निचोड़ा। जैसे प्रश्न हो सकता है कि उमा ने उबले हुए आलूओं को छीलने के बाद उसमें क्या क्या मिलाया? ऑप्शन में रहेगा नमक, नींबू, नमक, मिर्चा, तीसरा ऑप्शन चाट मसाला, चौथा ऑप्शन ये सभी, या फिर नींबू का रस निचोड़ा, चाट मसाला मिलाया और नमक मिलाया। तो ये सभी होगा आंसर। भैया ने खाया तो उछल पड़े, कहने लगे तुम ये सब कैसे कर लेती हो? भैया ने जब खाया तो देखा कि अरे ये तो इतना स्वादिष्ट बना हुआ है, और तब उसने कहा कि तुम आखिर ये सब कर कैसे लेती हो, कैसे कर लेती हो? क्योंकि उसने तो जल्दी जल्दी किया, वो सीखी थी इसलिए कर ले रही थी। शाम के समय माँ जब अस्पताल से लौटी तो भैया को मेरे साथ काम करता देख हैरान रह गई। जब लौटी है माँ अस्पताल से अपनी माँ को देख करके, नानी को देख करके, तब उमा के साथ रवि को भी काम करते देख करके उसे आश्चर्य होता है कि आखिर यह लड़का तो कभी काम करता नहीं था, यह कैसे काम कर रहा है। हैरान रह गई। हैरान मतलब आश्चर्य होना। वह मुझे डांटने ही वाली थी। वह डांटने ही वाली थी कि भैया बोले माँ उमा को कुछ मत कहना, मैंने तय कर लिया है कि मैं भी थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखूंगा। देखिए छात्रों, ये
जो चिन्ह होता है इन दोनों के बीच, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। हिंदी साहित्य में कुल 20 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कुल विराम चिन्हों का 20 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यह 20 में से एक विराम चिन्ह यह भी है। जैसे विराम चिन्ह यह खरी पाई या पूर्ण विराम, यह प्रश्नवाचक चिन्ह, यह उद्घोषक चिन्ह, ये यहाँ दो शब्दों के बीच हाइफन जिसे कहा जाता है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। यह योजक चिन्ह है। इस योजक चिन्ह से दो अलग अलग शब्दों को एक साथ जोड़ा जाता है। थोड़ा और बहुत, यानी दो विपरीत अर्थ को प्रदर्शित करने वाले यह शब्द होते हैं, और यह शब्द समासिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। यह द्विगुण शब्द के अंतर्गत आते हैं, द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। द्वंद्व अर्थात द्वंद्व समास के अंतर्गत वो सभी शब्द आते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे के विरोधाभास को करते हैं, थोड़ा और बहुत, परंतु दोनों एक साथ, थोड़ा या बहुत। यहाँ पर इस योजक चिन्ह का होता है थोड़ा बहुत, अर्थात एक शब्द और दूसरा शब्द जो होगा, दोनों शब्द के अर्थ बीच में विलोम शब्द का प्रयोग, अर्थात विरोधाभास होगा, एक दूसरे के विलोम होंगे, और उन दोनों के बीच जब हाइफन का चिन्ह होता है उस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं, और उन दोनों को एक समासिक पद के अंतर्गत देखा जाता है जिसे द्वंद्व का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा, अर्थात दो विरोधाभास वाले विपरीत शब्दों के बीच में द्वंद्व समास होगा, है ना। खाना बनाना सीखूंगा, मैं खुश हूं। अब उमा लिखती है आज पहली बार अपने परिवार के अंतर्गत शायद उसे खुशी मिला है। किस दिन खुशी मिला? 4 अप्रैल को। मैं खुश हूं भैया, आप समझ गए हैं, लड़के लड़कियों के कामों के बीच कोई रेखा नहीं खींची है। ऐसा नहीं है, ये तो समाज में हमने बनाया है। ऐसा नहीं है कि ये लड़की को ही करना है, ये काम लड़के को ही करना है। जब लड़कियां घर बाहर के सभी काम कर सकती हैं तो लड़के घर का काम क्यों नहीं कर सकते? तो लड़के घर का काम क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं करना सीखेंगे तो इनकेस कभी, जैसे कई छात्र ऐसे होते हैं जो बड़े होने के बाद इंटरमीडिएट या फिर किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपने घर से दूर किसी शहर में जा कर के रहना पड़ता है, अकेले रहते हैं। वहाँ पर अगर उन्हें खाना बनाना नहीं आएगा तो फिर कैसे वह सिर्फ होटल से उनका काम चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य पर उसका कुप्रभाव पड़ेगा, और वह स्वयं से बनाना सीखते हैं, जानते हैं, तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जब तक वह स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तब तक आगे की पढ़ाई वो कैसे करेंगे? उनका दिमाग संतुलित तरीके से काम कैसे कर सकता है? और जब नहीं कर पाएगा तो फिर वह जिस कार्य के लिए गया है वो हो नहीं पाएगा। इसलिए सभी कार्यों को करना सीखना चाहिए। ऐसी बातें नहीं है कि ये काम सिर्फ लड़कियों का है, ये काम सिर्फ लड़कों का है, ऐसी बातें अपने दिमाग में नहीं लानी चाहिए। ये लड़की या लड़का नहीं, बल्कि सभी को मिलकर एक साथ एकता के भाव को लेकर के घर में सभी को एक काम करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। अगर सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो किसी के ऊपर विशेष बर्डन, विशेष उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा और किसी को एकदम छूट नहीं मिलेगी। दोनों मिलके काम करेंगे, सभी लोग मिलके कुछ ना कुछ करते रहेंगे परिवार के अंतर्गत, तो सारे काम भी हो जाएंगे और किसी को असुविधा भी नहीं होगी। आज उमा के भी जीवन में इस तरह की बातें होती, रवि अपना कुछ काम निपटा लेता तो उसे भी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी,
उसको भी समय मिल जाएगा और नाटक में भी जो वह हिस्सा ली थी उसका रिहर्सल भी वो अच्छे तरह से कर सकती है और अच्छे से अपनी भूमिका निभा करके अपना नाम शौर्य ऊंचा कर सकती है। उसे मौका मिलना चाहिए ज़रूर। आशा करते हैं छात्रों आप लोगों को यह पाठ बेहतर तरीके से समझ में आया है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपके मन में भी इस तरह की कोई मतभेद है, कोई दुर्भावना है कि हम लड़का हैं या लड़की हैं तो हमें यह दृष्टि से देखा जाता है या समुचित सुविधाएं मुझे ही प्राप्त हो रही है, तो ऐसा नहीं है। और ऐसी सोच को बिल्कुल ही अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि स्थितियां बदली हैं, बदल रही हैं, बदलेंगी। आप ही तो बदलने वाले हो, आप उसे बदलो। आप देश के कर्णधार हो। आप जब अपने परिवार के अंतर्गत चल रही संकुचित भावनाओं को बदल सकते हैं तो निसंदेह एक दिन पूरे देश को बदल सकते हैं। यह पूर्ण विश्वास के साथ मेरा कहना है। इसलिए छात्रों, यह पाठ उमा की डायरी से जो हमें सीख मिली है, उस सीख को सिर्फ प्रश्न उत्तरी के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए मैं सदैव ही कहता हूँ छात्रों, अपने जीवन को समझो, अपने आप को समझो, क्योंकि कबीर जी ने कहा है कि जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि मिले तो मैं नहीं। अर्थात मैं अहम की भूमिका निभाने वाला मैं अपने मन से जरूर निकाल देना चाहिए, तभी जाके ईश्वर की प्राप्ति होगी। जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि मिले तो मैं नहीं, मैं नाही, सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखिया माही। अर्थात यह अधियारा, अज्ञानता का अधियारा अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मिटाने की कोशिश कीजिए। और ज्ञान यही कहता है कि सभी लोग एक समान हैं, एक जीव हैं, एक बराबर हैं। बेटा हो या बेटी हो, माता पिता को भी उनमें भेद नहीं समझना चाहिए। दोनों को एक ही प्रकार से सुविधा मुहैया करना चाहिए जितना संभव हो सके। धन्यवाद।